नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो हमारा सेशन है वो है आधुनिक भारत में शिक्षा यानी पाश्चात्य शिक्षा का विकास। तो इसके बारे में हम डिटेल पूरी चीज़ें देखेंगे कि जो लास्ट ईयर इनसे रिलेटेड प्रश्न आए हैं वो सारे देखेंगे। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो जितने भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड पर्टिकुलर आयोग आए हैं या जो कोई डिस्पैच आए हैं या इस तरह से जो भी बैठे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल हम करेंगे। और बाकी इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आए हैं वो तो यहाँ पे है ही हैं, उनको तो हम देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया तो कहाँ पे किया? वो किया कलकत्ता में स्थापित किया। ठीक है, कब किया? 1781 में। किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, और इसी के 3 साल बाद यानी 1784 में क्या होता है? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। ओके, नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स, 1784, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया। ठीक है, तो ये भी कलकत्ता में ही इसकी स्थापना होती है। अगर आपसे प्लेस पूछा जाए तो कलकत्ता ही है। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो की जोनाथन डंकन ने। कब की भाई? 1792 में की है। ये सब याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा डेट को, क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर अब इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में वह जिन्हें पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो किसको की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को ये प्रदान किया गया था। सर्वप्रथम गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने? चार्ल्स विल्किंसन ने। और नेक्स्ट है कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया। ठीक है, विलियम जोन्स एक सिविल सर्वेंट थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, ये आवश्यकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, ब्रिटिश सरकार ने जिस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो था चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, अब इन्होंने 1 लाख रुपए तो दे दिए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कहाँ पे इसको खर्च किया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉलिसी थी ही नहीं कि मतलब क्या पढ़ाया जाए, उनको देसी भाषा में प्रमोट किया जाए या मतलब इस हिसाब से कोई भी एक गाइडलाइन थी ही नहीं। तो कहाँ पे खर्च किया जाए, किस पर खर्च किया जाए, किस भाषा पे खर्च कर दिया जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम चार्टर अधिनियम में जब 1 लाख रुपए दिए गए तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे थी। और इसी समय इन्हीं सारी चीज़ों को थोड़ा सा सुलझाने के लिए दो टाइप के समूह क्रिएट हो गए। कुछ लोग अंग्रेज में ही जो थे वो थे प्राच्य समूह के। ठीक है, तो ये जो प्राच्य समूह था ये कहता था कि जो देसी भाषा उसी में उनको एजुकेट करना ठीक रहेगा। उसके बाद कुछ लोग जो थे वो थे पाश्चात्य समूह के, तो ये कहते थे कि नहीं, हमें अपनी लैंग्वेज उनको सिखानी चाहिए। अब प्राच्य समूह में कौन कौन से थे? तो एच टी प्रिंसप एक नाम आता है, एच एच विल्सन नाम आता है, वॉरेन हेस्टिंगस, इनका नाम आता है प्राच्य समूह में। तो ये जो देसी भाषा में इनको उस पे मतलब इनके पक्षधर थे। और जो पाश्चात्य समूह था उसमें मैकाली, मुनरो, एल्फिंस्टन, ये सारे थे। बाद में इन्हीं सारी चीज़ों के डिबेट को लेकर 7 मार्च, डेट याद रखिएगा, 7 मार्च 1835। ठीक है, तो 7 मार्च 1835 को शिक्षा नीति स्वीकृत कर दी गई और इसमें यह कहा गया कि हम पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो ये 1835 में यहाँ आ गया मैकाले। और 1835 में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थियरी आई जिसको हम कहते हैं डाउन फिल्टरेशन थियरी। डाउन फिल्टरेशन थियरी, इसका हिंदी है अधोमुखी, अधोमुखी, इससे प्रश्न अभी मिलेंगे आपको, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। ठीक है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि जो सीमित उच्च वर्ग है, जो कम लोग उच्च वर्ग के हैं उनको शिक्षा दे दो, बाकी के जो इनसे नीचे लोग हैं ये ऑटोमेटिक इन्हीं से शिक्षा पाते चले जाएंगे और ये शिक्षित हो जाएंगे। तो ये मैकाले ने कहा था। ठीक है, लेकिन फिर 1835 में ये तो आया, उसके बाद फिर काफ़ी कुछ बदलाव हुए और सारी चीज़ें हुई। तो 1854 में फिर आके वुड डिस्पैच आ गया, इसके बारे में अभी हम
थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं इसमें, फिर हम सारे जो वुड का डिस्पैच है उसमें देखते हैं कि सारी चीज़ें क्या क्या रही हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि मतलब चार्टर एटेनियम जो 1813 था, इसमें 1 लाख रुपए खर्च हुए। 1 लाख रुपए अगर दिए गए तो वो खर्च कहाँ हुए और उनसे विवाद क्या पैदा हो गया। इसके बाद फिर आ गया वुड का आदेश। इसके बाद इसमें आ गया चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था किससे, तो वो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, अब 1835 में आपने देखा मैकाले को। मैकाले ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का विकास करना यही जो है एक डिटेल होना चाहिए हम लोगों का। तो फिर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया। चार्ल्स वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड कौन थे, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कंपनी में होते तो उसके एक प्रधान थे। ठीक है, तो इसको कहा जाता है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछा जाता है। ये 200 पेज की एक डिस्पैच थी और इसमें 100 अनुच्छेद थे। ठीक है, इसमें शिक्षा का प्रसार किस भाषा में कहा गया था, पाश्चात्य भाषा में करने को कहा गया था। लेकिन पाश्चात्य भाषा में केवल उच्च शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में तथा उसके महत्व का ध्यान रखा जाए, ये भी कहा गया था। यानी प्राथमिक जो भाषा थी वो अपनी मातृभाषा में, और उच्च शिक्षा जो थी वो पाश्चात्य भाषा में दी जाए। प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा में एंग्लो वर्नाकुलर भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, इनकी कुछ और भी सिफारिशें थी, हम देख लेते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बना के कभी। तो शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये किसने कहा था, ये वुड डिस्पैच में कहा गया था। और भारत में नियंत्रित क्षेत्रों में 5 प्रांतों में, जो भारत के नियंत्रित क्षेत्र थे उनको 5 प्रांतों में बांटा गया था और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति प्रारंभ की गई थी। ये किससे, ये वुड डिस्पैच से। देखिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं इनमें इसी वजह से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। उसके बाद लंदन विश्वविद्यालय के समान पाठ्यक्रम एवं डिग्री प्रदान की जाएगी और इसी से रिलेटेड कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में क्या हुआ, विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, और वो 1857 में विश्वविद्यालय बने। व्यावसायिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना का निर्णय यहीं से लिया गया और स्त्री शिक्षा के विकास का भी निर्णय लिया गया। इसी के बाद जो इसका परिणाम हुआ, श्री बेथुन के प्रयासों से महिला शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई। तो ये पूरा वुड डिस्पैच के बारे में डिटेल था। आई थिंक आपने सारा पॉइंट नोट कर लिया होगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वुड डिस्पैच से जो एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, कि कब आया, किस पे ज़्यादा फोकस किया, किस एजुकेशन को जनरेट करना था या क्या करना था। और कभी कभी 2-3 स्टेटमेंट दे के आपको पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा वुड डिस्पैच से मैच करता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो वुड डिस्पैच जो था वो किससे रिलेटेड था, वो शिक्षा से रिलेटेड था। अभी जितने भी आएंगे डिस्पैच, हम जितने भी आयोग बैठे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद इसमें हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड उदत्त मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ, कहाँ से, कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था किस पे, प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर। ठीक है, अब देखिए वुड डिस्पैच कब आया, वुड डिस्पैच आया 1854 में। ठीक है, 1854 में जब वुड डिस्पैच आया तो इसी का प्रभाव जानने के लिए एक नया आयोग बनाया गया 1882-83 में। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हंटर शिक्षा आयोग या हंटर आयोग। ठीक है, हंटर आयोग, अध्यक्ष कौन इसका, तो डब्ल्यू हंटर। और इसमें 8 सदस्य भारतीय भी थे, इतना भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी पहली सिफारिश थी कि जो प्राथमिक भाषा, सॉरी, इसकी जो पहली सिफारिश थी वो प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में दी जाए, इसके सुधार एवं विकास पर ध्यान दिया जाए, ये हंटर ने कहा। दूसरा जो कहा कि माध्यमिक शिक्षा 2 प्रकार से दी जाए, ये नया था थोड़ा सा। क्या क्या था, व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए और दूसरा साहित्यिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, ये 2 चीज़ें इन्होंने कही थी कि माध्यमिक शिक्षा जो हो वो 2 प्रकार की हो हंटर कमीशन में, या सॉरी हंटर आयोग में। एक तो ये हो जाए व्यापारिक और व्यावसायिक शिक्षा और दूसरी हो जाए साहित्यिक शिक्षा। ठीक है, तीसरा जो इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयास को बढ़ावा दिया जाए तथा प्राथमिक शिक्षा इसके बिना भी दी जाए। चौथा वही स्त्री शिक्षा के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, जो कि वुड डिस्पैच में कहा गया था। तो 1882-83 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई, किसके लिए, तो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर ये समिति बनी थी। मेनली जो इसका काम था ये जानना था कि वुड डिस्पैच का प्रभाव क्या रहा इतने दिनों बाद। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, तो वो की गई 15 अगस्त 1906 को। ठीक है, सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। अब देखिए
यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसी के थोड़ा सा पहले अगर हम बात करें 1904 का डेट, तो इस समय एक आया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं रैले आयोग। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं यहीं पे इसको डिस्कस करता हूँ। रैले आयोग, इसका जो अध्यक्ष था वो सर टॉमस रैले, और भारतीय सदस्य इसमें दो थे, नाम आप देख लीजिए, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। तो इनकी जो सिफारिशें थी वो था कि विश्वविद्यालय में अध्ययन एवं शोध को बढ़ावा दिया जाए, इन्होंने कहा। और फिर कहा कि मतलब जो योग्य प्राध्यापक हैं उनकी नियुक्ति की जाए, लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, प्रयोगशाला का निर्माण किया जाए, शोध पर विशेष फोकस के लिए इन्होंने कहा था। और ये सारी चीज़ें इसमें बताई थी, किसने, रैले आयोग ने बताई थी इसमें। तो रैले आयोग ने जो मेनली फोकस किया किस पे, शोध पर विशेष फोकस किया। ये आया था 1904 में, ये भी आप याद रखिएगा। इसी के बाद 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई, ठीक है। अब सैंडलर आयोग संबंधित था किससे, सैंडलर, सैंडलर आया 1917 से 1919 में, ठीक है, सैंडलर आयोग, इसका अध्यक्ष एम सैंडलर। और दो भारतीय सदस्य कौन कौन थे, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद और डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी, ये दो भारतीय सदस्य थे। आयोग के विचार क्या क्या थे, विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना की इन्होंने, और विश्वविद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता का विकास करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए इन्होंने जोर दिया, ठीक है। तो ये सारा सैंडलर के कुछ पर्टिकुलर जो डिटेल थी ये सारी थी। अब देखिए इसमें उड डिस्पैच 54 में आ गया, 82-83 के आसपास हंटर आयोग आ गया, 1904 में विश्वविद्यालय आयोग आ गया, और उसके बाद 1917 से 19 में सैंडलर आयोग आ गया। इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, इनका रिजल्टेंट ये हुआ कि 1916 में बनारस विश्वविद्यालय और मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। कब, 1916 में, ठीक है। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। तो इन सारे का जो अभी तक रिजल्टेंट आया वो ये हुआ कि विश्वविद्यालयों पे फोकस ज़्यादा किया गया और विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई, ठीक है। तो ये सारा इसमें था। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। कब, 1917 में, हमने डेट अभी पीछे देखी है। और लॉर्ड मैकाले संबंधित था किससे, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। इसी की जो एक पॉलिसी है कौन सी, डाउन फिल्टरेशन थियरी। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी ये गलत लिखा हुआ है, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत संबंधित था। तो किससे, शिक्षा क्षेत्र से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और इसका मतलब क्या होता है ये भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन, लॉर्ड मैकाले। अब तो आपको याद हो गया होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी कब से, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल से, ठीक है। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बंबई की स्थापना कब हुई, 1857 में हुई। इसके बाद जिसने, एक मिनट, हाँ, जिसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई वह है डी.के. कर्वे, ये डी है, डी.के. कर्वे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित है कौन, बी.जी. तिलक। हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की वो कौन था, वो राजा राम मोहन राय थे। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की किसने, मदन मोहन मालवीय ने। ये गलत है, हाँ, मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था किसने, तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था शिलान्यास। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया कि किसको, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, ठीक है। तो ये सारा आधुनिक शिक्षा का जो विकास था, पाश्चात्य शिक्षा का विकास कैसे हुआ, उससे कौन कौन से प्रश्न आए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। और इसमें कुछ चीज़ें और छूट गई हैं जिनको हम यहीं पे कवर अप कर लेते हैं। देखिए हमने सैंडलर तक देखा, सैंडलर आयोग तक। इसके बाद एक और आए 1929 में, जिससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये है हार्टोग शिक्षा समिति,
ठीक है। तो ये सर फिलिप हार्टोग इसके अध्यक्ष। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल इन्हें कहा और माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ग्रामीणों को वर्नाकुलर यानी मिडिल स्कूल के स्तर पर उन्हें रोजगार परक शिक्षा दी जाए। इन्होंने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा पर जैसे ही पहुंचे उनको रोजगार परक शिक्षा दी जाए। और तीसरा इन्होंने कहा कि सीमित लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाए, मतलब सभी लोगों को विश्वविद्यालय की शिक्षा न दी जाए। ये किसने कहा? ये हार्टोग, सर फिलिप हार्टोग ने कहा। तो ये 1929 में हार्टोग शिक्षा समिति की रिपोर्ट है। कई बार क्रोनोलॉजी बिठाने के लिए आ जाता है कि 1929 में हार्टोग कमेटी आई। ठीक है। इसके बाद फिर 1937 में मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना आई। वर्धा योजना, महात्मा गांधी जी इससे रिलेटेड थे। 1944 में शिक्षा की सार्जेंट योजना आई। ठीक है, जिसमें कहा गया था 6 से 11 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। 1948 में राधा कृष्णन आयोग आया शिक्षा से ये। ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि 12 वर्षीय शिक्षा होनी चाहिए। उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सामान्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, ये 3 टाइप की शिक्षा दी जानी चाहिए। और सिविल सेवा के लिए इन्होंने ही कहा था कि स्नातक की योग्यता आवश्यक नहीं होनी चाहिए। ये राधा कृष्णन आयोग की इनका रिकमेंडेशन था। और इसी समय यूजीसी का गठन हुआ 1953 में, और शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए, ये इनका रिकमेंडेशन था सारा, राधा कृष्णन आयोग जी का। ठीक है। इसके बाद 1964 में 1964-66 में कोठारी आयोग आया। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में ये बैठा था। और भारत की पहली शिक्षा नीति है ये, भारत की पहली शिक्षा नीति। ठीक है। और इसके बाद फिर 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें शिक्षा की त्रिभाषाई फार्मूला पर विचार किया गया, जिसमें मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और प्रशासनिक भाषा, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, विज्ञान एवं अनुसंधान परक शिक्षा को महत्व दिया जाए, कृषि तथा उद्योग परक शिक्षा दी जाए। ये सारी डिटेल ये यहाँ तक की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली आई थी 1968 में, उसके बारे में ये इसमें सारा कुछ कहा गया था। ठीक है। और बाकी अभी जो लेटेस्ट है उसके बारे में तो खैर आप जानते हैं। तो ये पूरा डिटेल था एजुकेशन के बारे में कि जो मतलब 1835 से लेके आज तक यानी 1968 तक का डिटेल हमने यहाँ पे कर लिया, क्या है क्या नहीं है। बाकी और जो चीज़ें बची हैं इसमें वो करंट के लिए अलग नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड कोई भी चीज़ें ऐसी कुछ बची नहीं है। अगर आप इतना सारा कंप्लीट कर लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, देखिए इसमें जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो ऐसा ही है लगभग। या फिर क्रोनोलॉजी पूछी जाएगी कि रेले आयोग कब आया, सैंडलर आयोग कब आया, वुड डिस्पैच कब आया, ये सारी चीज़ें। या फिर छोटे छोटे पॉइंट बना के स्टेटमेंट देके उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग आपने देख ही ली हैं। तो ये सारा लगभग कवर अप हुआ। और इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमने लिया है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। इससे भी रिलेटेड ऐसा ही डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करिएगा और हमें कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।